नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एकदम से बेसिक ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें आप एकदम शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से, बिंदु से, किरण से, रेखा से, और इसमें जहाँ तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। इस वीडियो के 2-3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो पहले पार्ट में आपका स्वागत है और देखते हैं कि हम लोग पहले पार्ट में क्या क्या सीख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्योमिति। आप अपने रियल लाइफ में जो है बहुत सी चीज़ों को देखे होंगे। जैसे आपके घर में टेलीविजन है, खुद आपका घर है, आपने फुटबॉल देखा होगा, क्रिकेट का बॉल देखा होगा, या आप अपने जो है ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, या स्कूल में आप कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे आपका स्कूल का दीवार हो गया। तो ये सब कैसी आकृतियों से बना है? तो ये सारी की सारी जो है ये ज्योमेट्रीय आकृति से अर्थात ज्योमितीय आकृति से मिल करके बनी हुई है। ऐसा सोचिए कि अगर आपका टीवी का साइज कुछ इस तरीके से होता, आपका जो टीवी है इस तरीके से होता, तो क्या आप उसमें कोई भी तस्वीर अच्छी से देख पाते? क्या आप वीडियो उसमें देख पाते? नहीं देख पाते। क्या कभी आपने सोचा है कि टीवी का जो है आकार इसी तरीके से क्यों बनाया जाता है? ठीक है। या आप सोचिए कि आपके टीवी का आकार कुछ इस तरीके से होता, तो क्या क्रिकेट आप उसमें अच्छी तरीके से देख पाते? आधा फील्डिंग इधर करते लोग और आधा फील्डिंग उधर करते लोग। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को जो है, या चाहे जो भी हमारे इंजीनियर हैं या हमारे पूर्वज भी हैं, वो बेसिक ज्योमेट्री का पहले उपयोग करते थे और फिर ज्योमेट्री आगे आगे एडवांस होती गई और आप हर चीज़ आप जो देखते हैं वो सब ज्योमेट्री आकृति पर ही होती है। या आपके घर का कोई भी सामान है, ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा चाहे कैसे भी करके हो। आप भी बोल देते हैं कि देखिए कोई चीज़ जो है वो त्रिभुजाकार है, आयताकार है, मतलब रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर फॉर्म का है, अलग अलग करके। फिर यही ज्योमेट्री आगे चल करके हमें कितना फ़ायदा पहुंचाएगी। तो हमारे साथ आप बने रहिए ताकि आप भी क्या करें कि ज्योमेट्री की आपकी अच्छी समझ रहेगी, तब जा करके आप कुछ कर पाएंगे। हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं और इसमें हम लोग जो है एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये जो है हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं उन दोनों के लिए लाभदायक साबित होगा। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करूँगा और इसके जो नोट्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है बाला सर बिहार का टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से भी जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अच्छी तरीके से इसका पीडीएफ बना करके पीसी से, मतलब अपने कंप्यूटर से अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है बाला सर बिहार। तो यहाँ पर जितनी भी पढ़ाइयाँ होती है वहाँ से जा करके आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं वीडियो फॉर्म में, और फिर 1-2 दिन के बाद हम इसका क्या करेंगे, पीडीएफ भी डाल देंगे। चलिए, तो आपका समय खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ये जो वर्ड आता है ये क्या है? ये सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आएगा उसका नाम है पॉइंट, जिसको कि हम लोग बिंदु के नाम से जानते हैं। हिंदी में बिंदु बोलते हैं और अंग्रेजी में पॉइंट बोलते हैं। अब अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछिएगा कि पॉइंट क्या है, तो अपना कलम या पेंसिल उठाएगा और क्या कर देगा, उसको इस तरीके से कॉपी पर दिखा देगा। इसको क्या बोलते हैं, बोल देगा कि ये पॉइंट है। क्या है ये? पॉइंट है। और हो सकता है तो उसका कुछ वो नाम भी दे दे कि ये इसका पॉइंट ए है या बी है या सी है या डी है, कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर या हिंदी किसी भी वो लेटर से दिखा सकता है, मतलब छोटे से वर्ण से, मतलब छोटे से अक्षर से वो दिखा सकता है। अब बात करेंगे कि आखिरकार बिंदु की परिभाषा क्या होती है। तो एक्चुअल में कोई बिंदु की परिभाषा जो है, अगर मैं मानूं अपने मन से यहाँ पर, या आप लोगों को जो अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी कमेंट में लिखना हो कि बिंदु की परिभाषा ये भी हो सकती है। छोटा बच्चा तो बोलेगा कि हम लोग अपने कलम से या पेंसिल से क्या करते हैं, कहीं पर एक दाग दे दे तो ये क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। लेकिन मेरा मानना है, या मैंने जितना पढ़ा है उसमें से यही बोला जाए कि बिंदु की ना ही लंबाई ना चौड़ाई होती है, इसी को क्या कहते हैं, बिंदु के नाम से जानते हैं। ऐसी ज्योमितीय आकृति जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई हो, उसको हम लोग बिंदु के नाम से जानते हैं। अब बिंदु का उपयोग क्या क्या हो सकता है? बिंदु को हम लोग जो है किसी अंत बिंदु को दर्शाने के लिए, मतलब अंत भाग को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, या किसी भी जगह को निर्देशित करने के लिए हम लोग बिंदु का उपयोग करते हैं। तो ये थे हमारे पास बिंदु, आप इसका सिंबल देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, किरण के बारे में। और किरण क्या है, ये रे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, किरण को रे के नाम से जानते हैं।
अब अगर आप किरण के बारे में बात करते हैं तो किरण कैसी होती है, देखिएगा किरण जो है वो इस तरीके के सिंबल से दिखाई जाती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं कि ओ है, और लेकिन इसका अंतिम पॉइंट जो है हमें मालूम नहीं है, बस ये बता रहा है कि ये ओ से ए दिशा की तरफ क्या कर रही है, वो जा रही है। तो जिसका सिर्फ मैं क्या बोलूं कि जिसका सिर्फ एक अंत बिंदु हो, दिस हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, मैं लिख कर दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं भी समझा रहा हूं, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख कर दे दूंगा। बीच हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, तो जिसका सिर्फ एक अंत बिंदु हो उसको हम लोग जो है किरण के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि सूर्य के प्रकाश से जो है क्या कहता है, जब प्रकाश निकलता है तो उसको भी हम लोग किरण के ही नाम से जानते हैं। तो ये उसी तरीके से है कि इसका एक अंत बिंदु है। आप एक टॉर्च लेते हैं और टॉर्च लेकर के जब उसको आप जलाते हैं तो देखते हैं कि टॉर्च के जो बल्ब होता है उससे लाइट क्या करती है, निकलती है और बहुत दूर तक जाती है। उसको भी हम लोग किरण के जैसा ही बिहेव कर सकते हैं। अच्छा, तो किरण का जो संकेत होगा वो कैसा होगा, मान लेते हैं ये मैंने जो यहाँ पर किरण लिखा उसको इस संकेत से दर्शाएंगे, इस तरीके के सिंबल से क्या करेंगे, दर्शाएंगे। अच्छा, किरण के बारे में और क्या क्या बातें हैं, पहले नंबर पर बात है, एक अंत बिंदु तो हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा कि अनिश्चित लंबाई होती है, मतलब इसकी लंबाई जो है वो इनफाइनिट होती है, क्योंकि जब हम लोग इसको एक तरफ इधर तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इधर भी हम लोग कहीं तक कितना भी दूर तक बढ़ा सकते हैं, अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। तो एक बात क्या हो गया कि किरण की लंबाई क्या होती है, वो अनिश्चित होती है, सही बात है। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि किरण का मध्य बिंदु भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब आप बोलेंगे कि इसका मिड पॉइंट कैसे नहीं निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर का अगर लाइन सेगमेंट है, रेखा खंड है, तो उसके आधा पर हम लोग 5 दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई रेखा की लंबाई या किरण की लंबाई ही निश्चित नहीं है, जब लेंथ ही निश्चित नहीं है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि उसका मध्य बिंदु निकाला जाएगा। इस तीन बातों का आप ध्यान रखिएगा किरण के बारे में। पहली बात क्या कि इसका एक अंत बिंदु होता है, इसका वन एंड पॉइंट होता है, और इसकी जो है लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, और इसका मध्य बिंदु नहीं निकाला जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें जो हैं आपको क्या हो गई होगी, समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किरण के बाद। मैं थोड़ा थोड़ा सिंबल देते चल रहा हूँ आप लोगों के पास, ताकि ये चीज़ें अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये रही किरण, इस तरीके से ये ओ से ए की तरफ जा रही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेखा के बारे में। रेखा क्या है, लाइन, जिसको हम लोग लाइन के नाम से जानते हैं। अब इन भाई साहब का सिंबल कैसा है, इस तरीके से देखिएगा कि रेखा में हम लोग क्या देख रहे हैं, रेखा किरण से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कि लाइन जो है वो रे से डिफरेंट है। कैसे, रे के पास सिर्फ एक अंत बिंदु हुआ करता था और एक तरफ हम लोग बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसको हम लोग दोनों तरफ से कितना भी दूर तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। इसको हम लोग दिखाते हैं किसी भी एक स्मॉल लेटर के जरिए। ठीक है ना, इसको स्मॉल लेटर या कैपिटल किसी से दर्शा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इसको स्मॉल लेटर से ही दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास रेखा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसके बारे में भी दो फैक्ट हैं कि इसकी भी लंबाई क्या है, अनिश्चित है, इनफाइनिट है। ये भी चूंकि ये दोनों तरफ बढ़ेगा तो और इसके मजे मजे हैं, तो इस तरीके से चलेगा। तो ये दोनों तरफ इसकी लंबाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और एक बात बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, इसका भी मध्य बिंदु हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अब आते हैं रेखा खंड। ठीक है, अब हम लोग जो हैं बात करने वाले हैं किसके बारे में, रेखा खंड के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो हैं लाइन सेगमेंट जी हाँ, लाइन सेगमेंट। अब सेगमेंट खंड यहाँ पर है, इसका नाम क्या है, खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो है ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, और हमारे पास ये रेखा है, और इस रेखा का हम लोग क्या करना है, इस रेखा में से हमको टुकड़ा निकालना है। ये पॉइंट ए है और यहाँ पर क्या है, पॉइंट बी है। तो किस टुकड़ा निकालने के लिए तो हमें दो बिंदु से क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। तो इस टुकड़ा को हम लोग जब इधर काट करके लाएंगे
ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया, और इससे बोल दिया जाएगा कि देखो भैया यहाँ पर आप अंत बिंदु हो गया आप दोनों लोगों का, तो आप एक रेखा के खंड हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, रेखाखंड। अब इसमें क्या चीजें आएंगी, इसमें चीजें आएंगी कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। मैंने क्या बोला, किरण का एक अंत बिंदु, रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं, कोई एंड पॉइंट नहीं, बट रेखाखंड के कितने एंड पॉइंट मिल रहे हैं, तो दो एंड पॉइंट मिल रहे हैं। अब देखिए रेखाखंड की लंबाई जो, माफ कीजिएगा, रेखाखंड के दो अंत बिंदु मिल रहे हैं, रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, वो निश्चित होती है। इसका मिड पॉइंट फाइंड किया जा सकता है। अब नाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइन्स, line segment, line and ray. Okay, in the English we can say that ray has only one end point, line has no end point, and line segment has two end points. Ray has infinitive length, line has also infinitive length, but line segment has a definite length. We can find it the midpoint. Okay, there is symbolic form is the ray is OA, and here it is a small letter, and we can in the write in the form of Babu AB, and here it is, this is okay. So you can easily differentiate between the line segment and ray. Okay, thank you. अब आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, बढ़ेंगे बहुत ही डीपली तरीके से। तो ये तो हमारे पास हो गया रेखाखंड के बारे में जान गए। अब हम लोग जो है अगला जो कॉन्सेप्ट इसमें लाने वाले हैं ज्योमेट्री में, और कोण के बारे में। कोण क्या चीजें होती हैं देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आने वाला है वो क्या आने वाला है, कोण। ठीक है, कोण को जो है इंग्लिश में हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं, ANGLE, और इसका जो सिंबल होता है इस तरीके से हम लोग झुकाकर कैसे लिखते हैं। अब सिंपली जो है क्या होता है, अगर आप डिफिनेशंस की बात करेंगे कि इनक्लाइड बिटवीन, इनक्लाइड ना दो किरणों के बीच, ठीक है, दो किरणों के बीच झुकाव को, ठीक है, दो किरणों के बीच झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इनक्लाइड बिटवीन द टू रेज। अब कैसे भैया, अब ऐसे समझिएगा, ये हमारे पास एक OA हो गई किरण, और एक जो है किरण जो हो गई वो क्या हो गई, OB हो गई, और इन दोनों के बीच का ये जो झुकाव है ये वाला, जैसे मान लेता हूं मैं, थोड़ा इसको पहले रखता हूं, मान लीजिए कि हमारे पास ये दो मार्कर हैं, यू नो दैट, और ये रे जैसे बिहेव कर रही हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का जो झुकाव है ये वाला पार्ट, इसी को कोण के नाम से जानेंगे। इस तरीके से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर होगा तो ये कोण होगा, और इसको लिखेंगे कैसे, जैसे AOB लिखाएगा, या इसको दूसरे तरीके से जो है BOA भी लिखा जा सकता है। तो ये है AOB, ठीक है, ये क्या है AOB, और एक जो है हमारे पास क्या है, तो ये BOA है। तो अगर आसान भाषा में अगर हम लोग समझें, अब ये क्या माजरा है, ये O बीच में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, मैं आगे पढ़ाऊंगा त्रिभुज के बारे में डिटेल से। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और ये C है। अगर आपको ये दिखाना है, ठीक है, जिस कोण को भी दिखाना है, मैं इसको थोड़ा देर के लिए रफ कर देता हूँ। तो अगर आपको मान लीजिए कि आपको ये वाला कोण दिखाना है, तो आप क्या करिएगा, एंगल ABC, मतलब जिसको दिखाना है उसको बीच में रखिए। अच्छा, मैं भैया इसको बीच में रखना है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ CBA। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, CBA। क्लियर। अच्छा, अब देखिएगा, अगर मुझको C दिखाना है, ये वाला एंगल दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, BCA, बीच में रखना होगा, ठीक है ना, BCA। तो एंगल C को हम लोग लिख सकते हैं BCA, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और मेरा मन किया तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, ACB। हाँ भैया, समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको कोण का जो है नाम लिखने अच्छी तरीके से क्या हो गया, आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कोण में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो कोण के साइड्स होते हैं, साइड्स मतलब कि इसकी भुजाएं होती हैं, साइड्स ऑफ। अगर हम लोग बात करते हैं एंगल की, मतलब कि कोण की भुजा की बात करते हैं, कोण की भुजा कौन कौन सी है, तो देखिएगा, एक साइड हमारा हो गया OA एवं
दूसरा साइड जो हो गया हम लोग का क्या हो गया, ओ बी हो गया। तो ठीक है भैया, एक साइड हमें मिला ओ ए और एक साइड हमें क्या मिला, ओ बी मिला। अच्छी बात है। ये ओ ए है और ये क्या है, ओ बी है। हाँ, भुजा समझ में आ गया। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं इसके शीर्ष की, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। हाँ, वर्टेक्स, ठीक है ना, या वर्टेक्स भी, हाँ वर्टेक्स ही बोलेंगे। तो देखिएगा, जहां पर ये दोनों भुजाएं आकर क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसी को कोण का शीर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर ये ओ हो जाएगा इस फिगर के अनुसार। ठीक है, तो ये एक बेसिक था, कोण का सिंबल ये होता है और ये कोण। अच्छा, इसमें बात करते हैं, अगर ये बिंदु P जो है तो ये कोण का बाहरी बिंदु है, ये इसका क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, और ये पॉइंट Q है तो इसका इंटीरियर पॉइंट है, मतलब अंदर की ओर है। और अगर हम मान लेते हैं इसी पर, इसी भुजा पर अगर हम लोग N ले लेते हैं तो ये कोण पर कहलाएगा। ये कहला गया बाहर, ये कहलाया अंदर, और अगर उसी साइड पर है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसी साइड पर कहीं पर, मतलब कोण पर ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोण के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में, ठीक है ना, कि कोण के मेजरमेंट कैसे कैसे होते हैं, इस चीज को देखेंगे। कोण की माप, तो यहां पर चीजें आएंगी कि कोण की जो है ये माप कैसे निकालते हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, कोण की माप कैसे निकाली जाती है। तो देखिएगा, कोण की माप निकालने के लिए सिंपली जो है कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और ठोस कोण का जो है स्टेरेडियन होता है। और जेनविन जो है, अगर हम लोग मिडिल क्लास में होते हैं, हाई स्कूल में होते हैं, तो डिग्री में ही ज़्यादा कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन आप 11th और 12th क्लास या उसके ऊपर क्लासेस में जाइएगा तो वहाँ पर रेडियन देखने को मिलेगा। तो कोण का मेजरमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। एक जो है हम लोगों का जो है क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट, क्लियर है। और एक जो होता है हम लोग का क्या होता है बाबू, तो वो रेडियन मेजरमेंट होता है। तो डिग्री और रेडियन दोनों को हम लोग समझते हैं। डिग्री मेजरमेंट जैसे आपने सुना होगा 30 डिग्री इस तरीके से, और रेडियन में आता है जैसे π/3 रेडियन या π/6 रेडियन। अब मैं इस पर थोड़ा बात करूंगा, लेकिन पहले मैं इसकी बात कर ले रहा हूँ। कभी भी आप अगर हाई स्कूल में हैं या मिडिल स्कूल में हैं तो आपको अक्सर ऐसे देखने को मिलेगा, आपको एक कुछ इस तरीके से कोण दे देगा, ठीक है। और कोण देने के बाद, ये एंगल देने के बाद, यहाँ पर आप ए, यहाँ पर क्या है बाबू बी है, और यहाँ पर क्या है सी है। तो इस तरीके से इसको मेजरमेंट करने के लिए कहेगा तो हम लोग प्रोट्रैक्टर अर्थात चांद का, माफ कीजिएगा हम लोग, हाँ चांद का उपयोग करके, और हाँ प्रोटेक्टर बोलते हैं उसको, खैर एक तरीके थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्रोटेक्टर ही बोलते हैं, नहीं तो उसको डिवाइडर बोलते हैं। हाँ, इस तरीके का जो है ना कुछ प्रोटेक्टर आता है, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, आप लोग क्षमा कीजिएगा मुझको इसके लिए। ये आज चांद आता है, उसमें कुछ इस तरीके से जो है एंगल मेजरमेंट किए रहते हैं। इसी के इसको ऊपर रख कर क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए, कभी कभी आप याद रखिएगा कि आपको क्या करना है कि पाई की जो वैल्यू होती है, पाई रेडियन बोलते हैं इसको, वो 180 डिग्री के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लेते हैं कि कोई आपसे पूछेगा कि 60 डिग्री में कितने रेडियन है, मतलब इसमें कितने रेडियन आने वाले हैं, तो आप क्या बोलिएगा। तो देखिएगा ध्यान से, सिंपली यही समझ लेते हैं कि सिंस अगर 180 डिग्री का जो वैल्यू है वो पाई है, 180 डिग्री का वैल्यू पाई है, तो 1 डिग्री का जो वैल्यू आने वाला है वो पाई बटा में कितना आने वाला है, 180। अगर हम लोग को 30 डिग्री का निकालना है तो कितना हो जाएगा, पाई बटे में 180 गुने 30। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/6 होगा। मतलब आसान भाषा में बोला जाए कि जब भी डिग्री मेजरमेंट को क्या में बदलना हो, रेडियन में बदलना हो, तो आप उसको क्या करिएगा, π/180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब आपको डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसको आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये 60 डिग्री है और इसको बोलता है कि कन्वर्ट इनटू क्या बाबू, और रेडियन, इसको रेडियन में बदलिए, तो आप क्या करेंगे,
पाई बाई 180 गुने आप 60 डिग्री कर दीजिएगा, ये कट कर कितना आ जाएगा पाई बाई 3। बहुत ही सिंपल है। और यही जो है अगर आपको रेडियन को किस में बदलने के लिए बोल दें, डिग्री में बदलने के लिए बोल दें, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पाई बाई 3 है, मैं आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से, अगर ये 2 पाई बाई क्या है 3 है और इस 2 पाई बाई 3 को क्या करना है डिग्री में बदलना है, तो चुपचाप आप पाई की वैल्यू 180 रख दीजिएगा और कुछ नहीं, बस ये पाई की वैल्यू 180 यहाँ पर रख देंगे, ये कट गया, ये कितना हो गया आपका 120 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में कि कोण के प्रकार कितने होते हैं, आगे चलते हैं हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे डिग्री मेजरमेंट के ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे 9th 10th के हैं जो कि रेडियन के बारे में उतना शायद नहीं पढ़ाया जाता है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। डिग्री में भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कोण के प्रकार के तरफ चलते हैं। तो मेजरमेंट के आधार पर जो है कोण को कैसे बांटा जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो देखिएगा सबसे पहले नंबर पर आएगा हमारे पास एक्यूट एंगल, क्लियर है, एक्यूट एंगल की बात करेंगे हम लोग। फिर जाकर के सेकेंड नंबर पर आएगा हमारे पास राइट एंगल। थर्ड नंबर पर हमारे पास आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUAC ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आएगा स्ट्रेट एंगल, और फिर इसके बाद आएगा हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण, इसको बोलते हैं हम लोग समकोण, इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर अधिक कोण, इसको बोलते हैं हम लोग ऋजु कोण, और इसको बोलते हैं पूर्ण कोण। ये हमारा कंप्लीट एंगल हो जाता है। अब बहुत ही सिंपली अगर मेजरमेंट के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो ये कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल जो होता है वो आपका 90 डिग्री से क्या होता है छोटा होता है, ऐसा ही समझ लेंगे हम लोग। मन वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे मान लेते हैं 2 डिग्री है, 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, 89.9 डिग्री तक है, 88 डिग्री है, 45 डिग्री है और 15 डिग्री है। तो ये सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे, जो 90 डिग्री से जो छोटे हैं उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे न्यून कोण के नाम से जानेंगे। और सिंपली जो 90 डिग्री के क्या है बराबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे समकोण, इसका एग्जाम्पल भी वही हो जाएगा। अधिक कोण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपको क्या ध्यान देना होगा कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कोण, मैंने वैसा कोण जो क्या करे 90 डिग्री से बड़ा हो और ये क्या हो बाबू तो 180 डिग्री से छोटा हो। मतलब 90 से 180 के बीच में, ना ही आपको 90 को सिलेक्ट करना है, ना ही 90 डिग्री को सिलेक्ट करना है और ना ही आपको 180 डिग्री को सिलेक्ट करना है। आपको क्या रखना है कि 90 से 120 के बीच में, मतलब 90 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो सब ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 95 डिग्री, यहाँ पर 130 डिग्री, ये फेमस है 150 डिग्री, फिर 120 डिग्री और 155 डिग्री, ये सब इस तरीके से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान क्या देना है कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। ऋजु कोण की बात करते हैं या स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं, तो ये जो होता है आपका क्या होता है सीधे तौर पर 180 डिग्री के बराबर होता है। इसमें भी इसका एग्जाम्पल खुद वही हो जाएगा। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो आपका कितना होता है तो 360 डिग्री के बराबर।
और एक होता है प्रतिवर्ती कोण जिसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, वो 180 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स देख चुके हैं। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी कुछ फिगर देख लेते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा हम लोग के लिए। जैसे मैं आपसे सीधे तौर पर ये पूछूं, ये किस प्रकार का एंगल है, मैंने एक फिगर यहाँ ऐसे बनाया और दूसरी तरीके से ये फिगर मैंने ऐसे बनाया, तो ये किस प्रकार का एंगल है। तो जब आप इसका मेजरमेंट कीजिएगा तो ये लिटरली आपको जो है, ये आपको क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल देखने को मिलेगा। अर्थात जो है हम लोग इसको जो है न्यून कोण के नाम से जानते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर जा करके बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, ये वाला इस तरीके का फिगर जब भी आपको देखने को मिले तो क्या हो जाएगा, समकोण। देखना ऐसा नहीं है कि एक्यूट एंगल ऐसा ही होता है, ये ना लिटरली 90 से छोटा होगा। 90 डिग्री तो इस तरीके से हो गया, अब इसमें इस तरीके कोई भी हो सकता है, आप ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी चूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मतलब अच्छा क्या लगे, मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। और वो क्या है, समकोण, मतलब कि जो 90 डिग्री के इक्वल हो, जिसको हम लोग राइट एंगल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद अधिक कोण की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है अधिक कोण, जैसे ये 90 हो गया तो ये 90 से क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। तो जो भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो इस तरीके का जो आपका फिगर होता है वो किसका होता है, ये अधिक कोण का होगा, ध्यान देना। और ये स्ट्रेट एंगल, यहाँ पर बात करते हैं अधिक कोण, माफ कीजिएगा रिजु कोण के बारे में, तो ये हमारा OA हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये OB हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। तो सीधी रेखा एकदम बनती है किसमें, 180 डिग्री के कोण में। चलिए इसके बाद जो है हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रेखाओं के गुण के बारे में बात करेंगे कि रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसमें एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, माफ कीजिएगा मुझे। रेखाओं के गुण से पहले हम लोगों को चलना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ हम लोग चलेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना होगा, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो कोण आपस में लंब पूरक या पूरक कोण के नाम से, हाँ पूरक कोण या लंब पूरक, ये इसका इंग्लिश में नाम सही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही होता है, तो ये लंब पूरक कोण कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कोई भी दो कोण ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 60 डिग्री, मतलब ऐसे याद रखना है कि अगर x प्लस वाई क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, तो x जो है वो y का क्या होगा, ये लंब पूरक कोण होगा। अब नहीं समझ में आया भैया, नहीं समझ में आया, मतलब यदि दो कोणों का योग क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, दो कोणों का योग, सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, then the both angles are complementary to the each other. For example, here it is, we have a 60 degree and 30 degree. As we know that when we find the sum of the 60 degree and the 30 degree, we will get now babu, here it is 90 degree. So we can say that the 60 degree is the complementary of the 30 degree and the 30 degree is the complementary of the 60 degree. मतलब 60 और 30 का योग 90 है, तो 60 जो है वो किसका पूरक कोण है, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री जो है वो किसका, लंब पूरक है। मतलब पूरक या लंब पूरक में थोड़ा सा नाम में गड़बड़ हो रहा है मुझसे, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री ही कहे जाते हैं और हिंदी में पूर्ण रूप से इसको लंब पूरक ही बोलते हैं। तो 60 डिग्री का लंब पूरक क्या हो जाएगा, 30, और 30 का क्या हो जाएगा 60। अब एक क्वेश्चन ही लगा लेते हैं, देखिएगा अगर हमसे कोई पूछता है कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, आप 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, तो कुछ नहीं करना है, इसको सीधे तौर पर आप 90 में से क्या करेंगे, 20 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 70। मतलब वो पूछना चाहता है कि 20 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, बस 90 में से घटा लीजिए, आंसर आ गया
70 डिग्री होगा। इसी तरीके से जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद जो हमें क्या मिलता है, सुप्लामेंट्री एंगल। ठीक है, सुप्लामेंट्री एंगल, और ये जो है इसको हम लोग कोटि पूरक के नाम से जानते हैं। इसको जो है हम लोग कोटि पूरक कोण के नाम से जानते हैं। और ये भाई साहब ऐसे लगता है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपस में सुप्लीमेंट्री होती है, अर्थात जो है समपूरक होती है। इसको लंब पूरक और पूरक, हाँ कोटि पूरक कोण होता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल की तरफ से मैं क्वेश्चन लगाता हूं कि मैं 40 डिग्री का क्या निकालूं, सुप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये लिटरली क्या करेंगे हम लोग, इसको 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटा लेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। और 140 डिग्री क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। इसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि कौन सा कोण है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर है और कौन सा कोण है जो अपने सुप्लीमेंट्री के बराबर है। तो याद रखिएगा कौन सा कोण जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर है, तो वो है 45 डिग्री। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 45 डिग्री का जब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो 45 ही मिल जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का जो 90 डिग्री का जो हम लोग क्या निकालेंगे, कोटि पूरक निकालेंगे, मतलब कि सुप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे, तो ये हमें जो है लिटरली 90 डिग्री ही मिलेगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रेखाओं के गुण की बात कर लेते हैं कि रेखाओं के गुण क्या क्या हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेखाओं के गुण के बारे में। तो ये क्या है, रेखाओं के गुण। ठीक है, और इसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस के भी नाम से क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस। देखो आपके पास अगर दो रेखाएं हैं तो कैसे कैसे हो सकती हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाऊं पहले कि दो रेखाएं हैं तो कैसे कैसे हो सकती हैं। या तो रेखा एक रेखा पर आकर के मिल जाए सिंपली, या रेखा एक दूसरे को क्या कर दे, काट दे। ठीक है, रेखा क्या कर दे, एक दूसरे को काट दे, या एक दूसरे को काटे ही नहीं, या तो काट दे या काटे ही नहीं, या आकर के मिल जाए, बस सिंपली। इसी तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो एक रेखा है इस पर कोई दूसरी रेखा आकर के मिल रही है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या बन सकता है आपका स्ट्रक्चर, कि एक रेखा है और इसको एक दूसरी रेखा आकर क्या कर रही है, काट दे रही है। सही बात है। या तो हो सकता है कि ये एक रेखा एक दूसरे को काटे ही नहीं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, यही तीन प्रकार के जो है रेखाओं के गुण हैं, और इस पर हम लोग क्या करते हैं, डीपली बात करेंगे। तो ये पहला पार्ट समझ में आ गया, ये दूसरा है, और फिर जा करके ये रहा हमारे पास तीसरा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय युग्म। ठीक है, इस पर अब डिटेल से बात होगा। इसको क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। तो रेखीय युग्म को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये जो कहलाता है हम लोग को, ये कहलाता है आपका पैरेलल लाइंस। तो चलिए इस पर हम लोग डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले कहानी होगी रेखीय युग्म के बारे में। ये आपको सिर्फ यहाँ पर एक फिगर के तौर पर जो है देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग रेखीय युग्म के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में और समानांतर रेखाओं के बारे में अब डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेखीय युग्म से।
मैंने क्या बोला कि जब एक रेखा दूसरी रेखा पर आकर क्या करती है, मिलती है, एक बिंदु पर दो रेखाएं आकर के मिलती है, ये हमारा पास क्या हो गया, ये ए ओ बी और यहाँ पर ये पी है। तो इस तरीके से रेखीय युग्म बना। एक रेखा भी आकर मिल सकती है और दो रेखाएं भी आकर के मिल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस रेखाओं का मिलना ही आपस में क्या कहलाता है, रेखीय युग्म के नाम से जाना जाता है। इसके क्या मतलब मायने क्या है, इसको समझते हैं। एक रेखा भी और दो से अधिक रेखाएं भी मिल सकती हैं, इसके मायने क्या है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो रेखा बना, दो रेखाएं आकर आपस में मिली, तो एक कोण यहाँ पर बना और एक कोण यहाँ पर बना। मतलब एक कोण बना हमारा ए ओ पी, एक कोण हमारा क्या बना बाबू, ए ओ पी, माफ कीजिएगा, ए ओ पी। और इस तरीके से एक कोण बना हमारा क्या, बी ओ पी। सही बात है भैया। अच्छा, इसमें अगर बात करते हैं, ये मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे मिला दिया। ये है ए ओ और यहाँ पर बी, यहाँ पर पी और ये क्यू। यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, एक दो और ये तीन। एक कोण बना हमारा यहाँ पर ए ओ पी, एक बना यहाँ पर ए ओ पी, देख सकते हैं आप, ए ओ पी। एक कोण क्या बना हमारा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। और एक कोण हमारा यहाँ पर क्या बना, बी ओ क्यू। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये भी तो एक लॉजिक होना चाहिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये होता है कि एक रेखा पर के बने, मैं लिखता हूं यहां पर, हाँ, कि रेखा पर के बने किसी बिंदु पर, रेखा पर के बने किसी बिंदु पर के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब नहीं समझे भैया। देखिएगा, अगर ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ेंगे आप, मतलब एंगल ए ओ पी और प्लस एंगल बी ओ पी आप जोड़ेंगे, तो ये कितना मिलेगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये सीधी रेखा है। ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ने पर कितना मिलेगा, 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर कितने बन रहे हैं, एक दो तीन। तो अगर आप जोड़ते हैं ए ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस बी ओ क्यू, तो ये आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री। चाहे कितने भी कोण बना लीजिए, सभी का सम कितना आने वाला, 180 डिग्री। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने इसको लिख दिया x डिग्री और मैंने यहाँ पर लिख दिया y डिग्री, तो x डिग्री प्लस y डिग्री, ये कितना बन जाएगा हम लोग का, 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं x डिग्री, ये लिख दूं y डिग्री और ये z डिग्री, तो इन तीनों का योग, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, इन तीनों का जो योग है वो कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री ही आएगा। तो रेखा पर के बने किसी बिंदु पर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू द 180 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तब हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे। चलिएगा, अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। क्या कहानी है भाई। अगर ये एक रेखा यहाँ पर एल है, मान लेते हैं मैंने इसको बिंदु दे दिया ए और यहाँ पर बी, और एक रेखा हमारे पास ये मान लेते हैं एम है, मैंने इसको डिनोट कर दिया यहाँ से सी और ये डी। देख सकते हैं कि ये ओ पर क्या कर रही हैं, तो प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, अर्थात जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं के कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, अब काटेगा कहाँ, जब एक बिंदु पर मिलेंगी। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम से जानते हैं। मैं साफ शब्दों में यहाँ पर लिख सकता हूं कि रेखाएं ए बी
एवं सी डी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अर्थात प्रतिच्छेद कर रही हैं। बोलेगा हाँ भैया ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। अब आते हैं इसमें शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो देखिएगा, एक वर्ड आया अभी आप लोगों के पास, शीर्षाभिमुख, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा ये भा है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। शीर्षाभिमुख कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको VOA भी बोलते हैं। अब आते हैं इस कहानी पर, तो इसका स्पेलिंग आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा, थोड़ा मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा सा बोर्ड पर तेजी से लिखने का कारण ऐसा हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट अच्छा जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, शायद, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब जैसे मैं बात करता हूँ ये हमारे पास एक एंगल है, ये AOD है, सिर्फ इस पर बात करेंगे हम लोग, किस पर, AOD पर, ठीक है भैया। हाँ AOD भैया ऐसे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका AO और D, सही बात है। अब AOD का शीर्ष क्या हुआ, O हुआ ना। AOD का जो शीर्ष हुआ O हुआ। शीर्ष किसको बोलते हैं, मैंने इसी वीडियो में बताया कि जहां पर दो रेखाएं आकर के एक बिंदु पर मिलती है। अब इसके अपोजिट में अगर मैं देखूं तो मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को, ये ऐसे है, तो इसके अपोजिट में जाएंगे तो सीधे ये मिल रहा है। हाँ सही बात है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि एंगल AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण, मैं लिख दूं ऐसे क्या, हाँ शीर्षा, मेरा राइटिंग शीर्षाभिमुख कोण, वो क्या मिलेगा AOD का, तो AOD का मिलेगा एंगल BOC, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा BOC का पूछ दे तो AOD, भैया इसका ये भी तो हुआ इसका अपोजिट में ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, AOD हो गया। अब आगे देखते हैं, अब AOC का पूछ देगा कि एंगल AOC का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, AOC का एंगल BOD होगा, ठीक है। मतलब ये वाले इसका शीर्षाभिमुख कोण और ये वाले इसका, मतलब AOD का BOC और AOC का BOD, फिर BOC का AOD, ऐसे। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, देखिएगा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूं कि जब, मैं ना लिखता हूं, मैं सीधे लिख देता हूं, देखिएगा। जब दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसका AOD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BOC के, और जो इसका AOC है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो BOD के। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर ये x है तो ये भी x, और ये y है तो ये भी y, मतलब शीर्षाभिमुख कोण मतलब AOD का, जी हाँ AOD का BOC और AOC का तो BOD, दोनों बराबर होंगे। इसमें बस यही बात याद रखनी है, जैसे कि हम लोगों ने रेखीय युग में क्या याद रखा था, रेखीय युग में ये बात याद रखा था हम लोगों ने कि एक रेखा पर के बिंदु पर के बने जितने भी कोण होते हैं उन सभी का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें आपको ये बातें याद रखनी है। अब बात करते हैं समानांतर रेखाओं के बारे में, ये दूसरा गुण भी हम लोगों के पास आ ही गया। अब हम लोग बात करेंगे समानांतर रेखाओं के बारे में। क्या कहता है समानांतर रेखा, तो हमारे पास एक रेखा ये है और ये दूसरी रेखा है, ये L है और यहाँ पर क्या है, ये M है।
तो पहले तो देखेंगे समानांतर रेखा का डिफिनेशन क्या होता है, मैं बोल ही देता हूँ। जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, दोनों तरफ से बढ़ाने पर क्या करती हैं, काटती नहीं है, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो उसी को पैरेलल लाइंस के नाम से जानते हैं। इसका एक्चुअल डिफिनेशन होगा कि एक ही तल में उपस्थित, आप लोग मेरे शब्दों को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कि एक ही तल में उपस्थित रेखाओं का ऐसा समूह जो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं बढ़ाने पर, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पैरेलल लाइंस के नाम से जानते हैं। If the two lines lie in the same pair, same plane, and don't intersect to each other, then they are called parallel lines। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये L जो है वो M के समानांतर है, इसको हम लोग इसी सिंबल से दर्शाते हैं, L पैरेलल टू M दर्शाते हैं। अब ये तो समानांतर देखा, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो काटेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर इन दोनों को कोई काट दे तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है। इसको जो है हम लोग तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं। जो समानांतर रेखाओं को काटती है उसको तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन कुछ ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में। अब आते हैं, अब यहाँ पर कुछ सिंबल बन गए, ठीक है ना। हाँ, जैसे कुछ कुछ कोण बन गए हमारे यहाँ पर। एक, मैं इस कोण का नाम दे दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, चार है, पाँच है, माफ कीजिएगा, मैं ठीक से बना देता हूँ इसको। तो हमारे पास ये क्या है, एल है और ये एम है। ये कोण एक है, दो है, तीन है, चार, पाँच, छः और ये सात, आठ। अब मैंने कोण को कुछ संकेत रूप से लिखा, अगर ऐसा नहीं कि एक का मतलब जैसे ये कोण एक, मैंने कोण का नाम दिया है, वो ABC लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैंने आसान तरीके में इसमें ये चीज़ें लिख ली। अब आगे बात करते हैं इसमें हम लोग, मैं यहाँ पर यही चीज़ लिख दे रहा हूँ, एल जो है वो किसके समानांतर है, एम की। अब हम लोग बात करेंगे एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में जो है अल्टरनेट एंगल के नाम से जानते हैं एकांतर कोण को। अब देखिएगा कैसे बनता है एकांतर कोण। कुछ इस तरीके का सिंबल बनेगा ये हमेशा, माने ऐसे समझिए। एकांतर कोण का पहचानने का मैं आप लोग क्या कर रहा हूँ, नियम बता दे रहा हूँ कि कैसे एकांतर कोण को हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे हमारे पास एक रेखा है और इसमें ये और ये इस तरीके का है, जैसे मान लेते हैं ये इधर चला आया और ये इधर चला आया, तो ये वाला पार्ट इसके एकांतर होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि अगर मैं बोलूं कि एंगल एक का एकांतर कोण, देखिए एक है तो ये एक तरीके से लाइन बन रही है, और एक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 8, बाहरी बाहरी एंगल एक का 8 होगा। तो आप बताइए एंगल दो का क्या होगा, दो का एकांतर कोण देखिए पलट गया, लाइन बदल दिया, दो का क्या हो जाएगा 7, एंगल दो का जो है एंगल 7, मतलब अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अच्छा, तीन का क्या हो जाएगा 6, बहुत सिंपल है। एंगल तीन का एकांतर कोण में क्या मिलेगा, एंगल 6, और एंगल चार का एकांतर कोण क्या मिलेगा, तो एंगल 5। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक का 8, दो का 7, तीन का 6 और चार का 5, ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, संगत कोण के बारे में। संगत कोण मैं क्या बोलना चाहता हूं बाद में समझ में आएगा आप लोगों को। संगत कोण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कोरेस्पोंडिंग या कोरेस्पोंड एंगल्स भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, कोरेस्पोंडिंग एंगल ज्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा, एक का, जैसे सोचिए कि कोई यहां से कूदा, यहां पर एक का क्या हो जाएगा 5, एंगल एक का संगत कोण क्या मिलेगा, एंगल 5, एक का 5 तो दो का 6,
एंगल 2 का क्या मिलेगा 6। फिर उसी तरीके से 3 का 7। इस तरीके से आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अलग अलग नंबर लिख करके, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और 4 का क्या मिलेगा, एंगल 4 का जो संगत कोण है वो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ संगत कोण और एकांतर कोण, आप पहचान गए होंगे अच्छी तरीके से, आपको पहचान में आ गया होगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये भी तो बात है, क्या ऐसे बस पहचानवा कर निकल जाएंगे, नहीं। मैंने इसलिए लिखा कि जब भी कोई समानांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो इस तरीके से संगत और एकांतर कोण बनते हैं। जी बना, यहाँ पर एकांतर कोण बना और यहाँ पर संगत कोण बना। और सबसे बड़ी खासियत है कि बराबर होते हैं। वाह, बराबर कहने का मतलब कि एंगल 1 8 के बराबर, 2 7 के बराबर, 3 6 के बराबर, 4 5 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं तेजी से लिख देता हूँ कि मैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ कि देखना यहीं पर क्या हो जाएगा ये चीज, कि एंगल 1 जो है किसके, एंगल 1 का एकांतर कोण 8 है तो उसके बराबर, एंगल 2 का एकांतर कोण 7 है तो ये इसके बराबर, एंगल 3 का एकांतर कोण 6 है तो ये इसके बराबर, और एंगल 4 का एकांतर कोण 5 है तो ये इसके बराबर। और इसी तरह के संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे भाई, इसी तरीके से संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। इस बात का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। 1 का संगत कोण 5 बराबर, एंगल 3 का संगत कोण, माफ कीजिएगा मैं 2 पर चल रहा था, एंगल 2 का संगत कोण 6 के बराबर, एंगल 3 का संगत कोण 7 के बराबर, और एंगल 4 का संगत कोण एंगल 8 के बराबर होगा। ले लीजिए, 1 8 के बराबर, जी 1 8 2 7, फिर 3 6 4 5, संगत में आते हैं 1 5 2 6 3 7 और 4 जो है 8 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्री में पॉइंट्स, किरण, रेखा, रेखाखंड, कोण, कोण के प्रकार, कोणों के मेजरमेंट की विधि और रेखाओं के गुण के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन किया। चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है या कोई सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।